हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी मेगा पीवाईक्यू सीरीज में। और इस सीरीज में आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से जुड़े हुए सवाल। आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। तो आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करनी है केवल प्रैक्टिस तो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन पास है बट डिस्काउंट्स काफी ज्यादा हैं, तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिएगा। डिटेल्स हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास जी। अरेंज द टीम मेंबर्स बिहेवियर इन द ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको इन्हें फटाफट से रीड आउट करना है और अपना आंसर आपको लगाना है जी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या आंसर आपका होने वाला है। देखो, यहाँ पे 5 स्टेजेस आपको दे रखे हैं और आपके दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए कि ग्रुप बिल्डिंग की हमारी जो स्टेजेस होती हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग, उनसे ही आपकी पांचों चीजें जुड़ी हो सकती हैं और इसी हिसाब से आपको यहाँ पे अपना आंसर मार्क करना होगा। तो आपकी जो स्टेजेस होती हैं उसके अंदर आपकी सबसे पहली स्टेज रहती है फॉर्मिंग। तो आपका जब ग्रुप फॉर्म होता है तो उस केस में जब हमारे मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा जानने पहचानने की कोशिश करते हैं, तो ईगर होते हैं, एंग्शियस होते हैं, एक दूसरे के बारे में इंप्रेशंस और डाटा इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज आएगा आपका ये पॉइंट नंबर सी वाला। इसके बाद क्या होता है जी? इसके बाद थोड़ा सा कंपटीशन, थोड़ी सी हॉस्टिलिटीज हो जाती है। ग्रुप मेंबर्स अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और कई बार यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, हॉस्टिलिटी हो सकती है। और इसीलिए यहाँ पे हमें जो पॉइंट नंबर ए है वो हमें सेकंड पे देखने को मिल जाएगा। स्टॉर्मिंग स्टेज से ये आपका जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे ग्रुप के जो हैं प्रॉपर नॉर्म्स यहाँ पे बन जाने वाले हैं और यहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए फील करेंगे, एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाएगी। जो पहले डिससेटिस्फेक्शन आ रहा था स्टॉर्मिंग स्टेज पे, अब वो थोड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और ये हमारा जो है पॉइंट नंबर 3 जो है यहाँ पे बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हमारे ग्रुप मेंबर्स काम करेंगे, ग्रुप जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसके लिए काम करेंगे, आपस में डिपेंड हो जाएंगे, इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे और इसीलिए पॉइंट नंबर 4 हमारा ये बन जाएगा। और लास्ट स्टेज पे हमारा जो ग्रुप है वो एडजर्न हो जाता है। ग्रुप ने अपना पर्पस अचीव कर लिया है तो लोग एक दूसरे से बिछड़ते हैं, तो कई बार अपसेट और डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी दी फाइनल स्टेज और ये सीक्वेंस हमारी जो बन रही है ये बन रही है जी ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, इट इज बिलीव्ड दैट एम्प्लॉइज एटीट्यूड इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन ऑफ वर्क बट द एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस एट वर्क में आल्सो मॉडिफाई और शेप देयर एटीट्यूड। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एक तो एम्प्लॉय की एटीट्यूड की, कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड कैसा है काम के प्रति, प्लस उनका जो एक्सपीरियंस होता है वर्क पे जब वो काम करने जाते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, उन सब की बात हो रही है। तो उन दोनों को जोड़ने की यहाँ पे बात चल रही है कि एम्प्लॉय का एक तो एटीट्यूड होगा काम को लेकर, और जब एम्प्लॉय काम पे जाएगा तो वहां पे उसको कैसे एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है या फिर नेगेटिव मिल रहा है, वो भी उसके एटीट्यूड को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों चीजों में इंटरेक्शन की बात हो रही है। तो अगर आप ऑप्शंस देखें, कॉन्टिजेंसी अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच, इंटरेक्शनल अप्रोच और सोशियो टेक्निकल सिस्टम अप्रोच। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने मैनेजमेंट में बहुत सारे टेक्निक्स, थ्योरीज, अप्रोचेस पढ़े हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए ये कॉन्टिजेंसी, डेमोक्रेटिक और सोशियो टेक्निकल सिस्टम की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंटरेक्शन की बात हो रही है और इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी इंटरेक्शनल अप्रोच और इसीलिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का। तो आज का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपसे टेस्ट करने की कोशिश करता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है आप उसे किस तरीके से डिफरेंट सवालों में अप्लाई कर सकते हैं और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत जरूरी हो चुका है। चलिए, अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग की रोल्स इन द इनवर्स ऑर्डर ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज लाते हैं तो बहुत एक सीरीज ऑफ पीपल जो है उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। आपकी टॉप मैनेजमेंट जो है उसके बारे में सोचेगी, फिर उसे धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा कि इंप्लीमेंटेशन के लिए कमेटी बना ली जाएगी और ग्राउंड लेवल पे आपकी टास्क फोर्सेस काम करेंगी। तो आपको बेसिकली एक ऑर्डर जो है यहाँ पे बनाना है और उस ऑर्डर के हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका कौन आएगा जी? देखो, अगर मैं ग्राउंड से बात कर रहा हूं और सबसे ऊपर तक मुझे जाना है तो आइए इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अब इनवर्स ऑर्डर की तरफ मेरे ख्याल से इतना फोकस नहीं देना चाहिए।
आपको यहाँ पे बेसिकली जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट ऑर्डर तो ये हो गया, नीचे कौन, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। इनवर्स ऑर्डर का मतलब हो गया कि ऊपर से नीचे आपको जाना है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो ऐसे ही ऑप्शंस आपके यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे ऊपर तो आपकी मैनेजमेंट ही आएगी, तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जो है वो आपकी सबसे ऊपर रहने वाली है। इसके बाद आते हैं जी आपके कंसल्टेंट, या आपके कंसल्टेंट होते हैं और मैनेजमेंट की मदद करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के बारे में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन टीम बनाई जाती है और उसके एक चेयरमैन होते हैं जिन्हें चीफ इम्प्लीमेंटर यहाँ पे बोला जाता है। तो फिर इसके बाद ये दोनों आ जाएंगे और फिर सबसे नीचे स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए आपके स्पेसिफिक जो हमें चेंज लेकर आना है, उस चेंज को करने के लिए आपके आइडिया, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टाइम बाउंड मैनर में हमारे पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप कर दी जाती है। तो ऐसा ऑर्डर हमें देखने को मिलता है और ये जो ऑर्डर है, आप अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट आ रहा है, फिर आपका कंसल्टेंट आ रहा है, फिर आपके यहाँ पे चीफ इंप्लीमेंटर और इंप्लीमेंटेशन कमेटी आ रही है और फिर आपके यहाँ पे टास्क फोर्सेस आ रहे हैं। सो दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, दो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे दे रखी हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 है अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय मे बी हाईली डिसएंगेज्ड, और स्टेटमेंट नंबर 2 है इट इज पॉसिबल टू फील एंगेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट द जॉब। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉय एंगेजमेंट को लेकर आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब है कि जो वर्कर्स हैं वो कंपनीज के साथ एंगेज्ड हैं, चाहते हैं कि कंपनीज अपने गोल्स को यहाँ पे अकम्प्लिश कर लें। और अगर यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो हाईली डिसएंगेज होगा। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ पे मुझे इतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रही है। सेकेंड स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से एंगेज हो सकते हैं और जॉब से नहीं हो सकते। तो ऐसा हो सकता है कि एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जल्दी आ जाता है सुबह और बहुत लेट जाता है, बट काम कुछ खास करता नहीं है, जॉब में उसका मन नहीं लगता। तो ऐसा हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें हाईली डिसएंगेज लिखा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट थोड़ी सी डाइसी हो जाती है। और इसीलिए हालांकि सब्जेक्टिविटी हो सकती है, आप कुछ और भी सोच सकते हैं, मैं उसे भी डिनाई नहीं करूंगा। और शायद मैं, अगर आप कहें कि स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, तो शायद मैं उसे यहाँ पे आपको इनकरेक्ट करना जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी जरूर इन्वॉल्व है इस सवाल के अंदर। तो करेक्ट आंसर है एज पर द ऑफिशियल आंसर की, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है which of the following denote the correct set of unrecognized forms of the organizational justice: procedural, shareholder, collateral और interactional। तो आपको बताना है कौन से अनरिकॉग्नाइज्ड है और आपके दो इनमें से अनरिकॉग्नाइज्ड होने वाले हैं या फिर दो आपके रिकॉग्नाइज्ड होने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस की आपके साथ बात करते हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, प्रोसीजरल जस्टिस की और इंटरेक्शनल जस्टिस की। इन तीनों की बात करते हैं। प्रोसीजरल आ गया आपका और इंटरेक्शनल भी आ गया। शेयर होल्डर और कोलेटरल जो है इनकी बात नहीं की जाती है। तो बी और सी जो है वो जनरली हमारे अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस के, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, बी एंड सी ओनली। चलिए, अगला सवाल है which one of the following employee behavior is not true in case of high stress level? ऑप्शंस है एंजाइटी, केयरलेस मिस्टेक, लो एंड बैड जजमेंटल एबिलिटी और नर्वसनेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेस लेवल एम्प्लॉइज का हाई होगा तो उनके बिहेवियर में मेरे ख्याल से आपको एंजाइटी, नर्वसनेस ये सब देखने को तो मिल ही जाएगा। और मुझे तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े से इंटर रिलेटेड लग रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं इसे हाई स्ट्रेस लेवल से जोड़ भी सकता हूँ। तो मुझे ये सवाल थोड़ा सा एम्बिगुअस लग रहा है। मुझे लग रहा है इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं। और इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बट इससे आई डोंट थिंक कि हम पूरी तरीके से किसी भी ऑप्शन को यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। सवाल थोड़ा सा एम्बिगुअस लगा मुझे यहाँ पे। और ऐसे सवालों को लेकर आपको बहुत ज्यादा टेंस नहीं होना, क्योंकि कुछ एम्बिगुअस सवाल हमेशा हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स रिलेवेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट देयर इज एन अर्ज टू बी रिलेवेंट एंड यूजफुल टू लार्ज ग्रुप्स इंक्लूडिंग सोसाइटी एज अ होल। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, उनके अलग अलग मोटिव हो सकते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो उसको लेकर यहाँ पे सवाल है कि कौन सा मोटिव हमें ये बताएगा कि लोगों में एक अर्ज होगी कि वो रेलेवेंट रहें, यूजफुल रहें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है।
अचीवमेंट, एफिलिएशन, एक्सटेंशन और इन्फ्लुएंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिकली पता है इन मोटिव्स के बारे में तो आप ज्यादा अच्छे से इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ ऑथर्स ने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है और उन्होंने बता रखा है कि कौन से मोटिव में क्या चीजें आती हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो अचीवमेंट में हमारे पास आता है कि हमारे एम्प्लॉय का मोटिव होता है एक्सीलेंस, अचीव करना है उसे। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि उसे दूसरों पे इम्पैक्ट डालना है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि इन्फ्लुएंस को हम और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, वो यहाँ पे पूरी सोसाइटी के लिए रेलेवेंट होना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ साथ पूरी सोसाइटी का कुछ फायदा करना चाहते हैं, वो रेलेवेंट बनना चाहते हैं पूरी सोसाइटी के लिए, इसे एक्सटेंशन मोटिव बोला जाता है। और एफिलिएशन की बात करें तो आप दूसरों के साथ एफिलिएट होना चाहते हैं, दूसरों के साथ क्लोज पर्सनल रिलेशंस बनाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो एक्सटेंशन मोटिव के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो सवाल में पूछा जा रहा है वो चीज कवर अप हो रही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, स्टेटमेंट नंबर 1 दी है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल इज एन इफेक्टिव टूल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव इन सर्टेन वेज। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर हमारी जो डिफरेंट इंटरेक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम उनको एनालाइज करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों कोई किस तरीके से बिहेव कर रहा है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल कैन नॉट बी यूज्ड टू इंप्रूव कम्युनिकेशन। सेकेंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट, क्योंकि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का बेसिक पर्पस ही होता है कि किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा बेहतर बना सके। तो आपका स्टेटमेंट 1 ओनली इज ट्रू, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द आंसर। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस रिलेटेड जॉब स्ट्रेस। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जॉब स्ट्रेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक, रोल एम्बिग्विटी, नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट, रोटेटिंग वर्क शिफ्ट। अब देखो, अगर आप इस सवाल में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो तो शायद हो सकता है कि आप किसी आंसर पे ना पहुंच पाओ, आप अपने किसी आंसर को इनमें से जस्टिफाई ना कर पाओ। अगर मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि आंसर है लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक, तो आप मेरे से पूछेंगे कि क्यों सर, रोल एम्बिग्यूटी क्यों आंसर नहीं है, नो अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट क्यों आंसर नहीं है, रोटेटिंग वर्क शिफ्ट क्यों आंसर नहीं है। देखो, ये जो सवाल उठाया गया है ये सीधा सीधा आपकी जो फ्रेड लुथेंस की किताब है वहां से उठाया गया है, और उन्होंने, फ्रेड लुथेंस जी ने हमें बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस रिलेटेड जॉब स्ट्रेस कौन से हैं, और उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक को। बाकी सारे जो जॉब स्ट्रेस वाले हैं किसी और कैटेगरी में डाले, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में केवल लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक को ही डाला हुआ है, और इसीलिए आपका यही करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के एक बहुत बड़े ऑथर है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी ओबी से जुड़ी हुई, फ्रेड लुथेंस, और इन्होंने बताया कि जो जॉब स्ट्रेस के कॉजेज है उसे 4 में बांटा जा सकता है: एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड वर्किंग कंडीशंस। और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक को यहाँ पर डाला हुआ है, और इसी के बेसिस पे ये सवाल आपका पूछा गया और आपको इसी के बेसिस पे सवाल का आंसर देना था। और कोई ऑप्शन आप जस्टिफाई करने को अपने खुद से कर सकते हैं, बट क्योंकि ऐसा एक जाने माने ऑथर ने कहा है तो आप इस सवाल को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपका जो आंसर है वो लिटिल परफॉर्मेंस फीडबैक ही यहाँ पे सही माना जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नीड फॉर स्टेटस? बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओवर अदर्स, हैविंग एग्जीक्यूटिव प्रिविलेजेस, participating in pleasant social activities, working for the right company in the right job, living in the right neighborhood। अब यहाँ पे ना हमारे अगेन फ्रेड लुथेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की किताब है उससे ये सवाल सीधा सीधा पिक किया गया है, और वहां पे हमें फ्रेड लुथेंस जो है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है उसमें हमारी जो नीड्स हैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है। जैसे उसमें नीड फॉर स्टेटस तो है ही, इसके अलावा नीड फॉर एफिलिएशन भी है, नीड फॉर अचीवमेंट भी है, नीड फॉर पावर भी है। तो इन सभी नीड्स की बात करी गई है। तो बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी ओवर अदर्स, ये बेसिकली आपका है नीड फॉर पावर, ये आपकी पावर की नीड में आता है। एग्जीक्यूटिव प्रिविलेजेस आपके पास हो, ये बेसिकली आपके स्टेटस से जुड़ा हुआ है, तो ये नीड फॉर स्टेटस में आएगा। पार्टिसिपेटिंग इन प्लेजेंट सोशल एक्टिविटीज, ये आपकी सामाजिक एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, ये आपकी नीड फॉर एफिलिएशन में आएगा, ये नीड फॉर एफिलिएशन में आएगा। वर्किंग फॉर द राइट कंपनी इन द राइट जॉब, तो ये आपका एक स्टेटस सिंबल है, तो ये भी आपका नीड फॉर स्टेटस में आएगा। लिविंग इन द राइट नेबरहुड, आप एक पॉश नेबरहुड में रहना चाहते हैं क्योंकि एक स्टेटस सिंबल आपका ये बन जाएगा,
तो ये भी बेसिकली आपका नीड फॉर स्टेटस में आ जाएगा। तो ए वाला और जो सी वाला है ये आपके नीड फॉर स्टेटस नहीं है, बी, डी और ई जो है दे आर बेसिकली योर नीड फॉर स्टेटस, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। प्यारे दोस्तों, फ्रेड लुथेंस जी के अकॉर्डिंग उनकी किताब में जो लिखा गया है की सेकेंडरी नीड्स के अंदर लिखा गया है, की सेकेंडरी मोटिव्स के अंदर इन 5 नीड्स की बात करिए, नीड फॉर अचीवमेंट, सिक्योरिटी, स्टेटस, पावर एंड एफिलिएशन। तो अब ये जो सारी नीड्स के अंदर क्या क्या बातें आ रही है, अब आपको ये ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि अब एग्जामिनर जो है बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा है, तो हो सकता है कि ऐसा सवाल अगर फ्यूचर में दोबारा से पूछे तो फिर आपको ये सारी चीजें काम आ जाएं। तो ये सारी नीड्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, इनको एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, 2 लिस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और हमें करनी है यहाँ पे इनकी मैचिंग। लिस्ट 1 में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात कर रखी है, तो हमारे पास 5 ट्रेड्स आते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स में, यहाँ पे 4 ट्रेड्स की बात कर रखी है और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रखी है लिस्ट 2 में। तो अगर आपको वैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी आप इस सवाल को आसानी से आंसर कर लेंगे, इसमें कोई ज्यादा डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एग्रीएबलनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, एक्सट्रोवर्जन है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे असर्टिव, इमेजिनेटिव, ट्रस्टिंग और सिक्योर है। तो एग्रीएबलनेस, क्या आप एग्री कर जाते हैं, आप ट्रस्ट कर लेते हैं, तो आप आसानी से इसे 3 से मैच कर लेंगे और आपका पहला मैचिंग यहाँ पे आसानी से हो सकता है। इसके बाद है इमोशनल स्टेबिलिटी। तो इमोशनल स्टेबिलिटी बेसिकली आपका जो है न्यूरोटिसिज्म, एक बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट है, उससे जुड़ा हुआ है। तो स्टेबिलिटी को आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी से मैच कर सकते हैं, 4 वाले से मैच कर सकते हैं, ये आपका मैच हो जाएगा। और एक्सट्रोवर्जन की अगर हम बात करें तो एक्सट्रोवर्जन को आप असर्टिव से मैच करेंगे या इमेजिनेटिव से। तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो असर्टिव रहते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट रहते हैं वो अपनी बातों को लेकर असर्टिव रहते हैं, अपनी बातें असर्ट करते हैं, तो आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कि वो नए नए एक्सपीरियंस को लेकर ओपन है, यानी कि वो इमेजिनेटिव लोग हैं, तो आप उन्हें इमेजिनेटिव से मैच कर सकते हैं, वो इमेजिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, दे आर ओपन टू इमेजिनेशन, ओपन टू एक्सपीरियंस। तो आप आसानी से कहीं ना कहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक इंग्लिश ही अगर आपको मालूम है तो उसी से आपकी मैचिंग कर सकते हैं इस सवाल के अंदर। और इसका जो करेक्ट आंसर बन गया A3, B4, C2, D1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। A3, B4, C हमारा 1 है और D हमारा 2 है। हाँ, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, बिजनेस इंटेलिजेंस इज टू इंप्रूव द टाइमलीनेस एंड क्वालिटी ऑफ द इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आप बिजनेस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप बेहतर डिसीजन ले पाए। इट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग: internal capabilities of the organization, trends and future directions in the markets, external environment such as economic, political, social and demographic, behavior of the competitors, external capabilities of the organization। देखो, अगर आप एक ये पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो कितनी चालाकी से पहला पॉइंट दिया इंटरनल कैपेबिलिटीज और लास्ट वाला पॉइंट दिया एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज, है ना, कितनी चालाकी से ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं। और अगर थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो शायद अंदाजा ये लग जाएगा कि इन दोनों में से एक ही होना चाहिए, दोनों तो नहीं आने चाहिए, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। फिर भी एक बार पढ़ते हैं सारे हमारे ऑप्शंस को और देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें 5 आ रहे हो, आपको 4 ही चूज करने हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को एक साथ तो नहीं रखना चाहिए। फिर भी हम प्रॉपर लॉजिक लगा के आंसर सोचते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस आपको रिक्वायर्ड है ताकि आप डिसीजंस अच्छे से ले सके। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब कि बिजनेस के बारे में आपको जानकारी रखनी बहुत जरूरी है, आपका जो अपना बिजनेस है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी इंटरनल कैपेबिलिटीज या फिर स्ट्रेंथ्स क्या है ये आपको मालूम होनी चाहिए। आपकी जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं वो कौन सी, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या फ्यूचर डायरेक्शन है उसकी, वो आपको मालूम होनी चाहिए। आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर्स के बिहेवियर के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देखो जो कैपेबिलिटीज होती है ना, दे आर इंटरनल। आपने कोई कैपेबिलिटी है तो वो आपकी इंटरनल कैपेबिलिटी है, आपकी अंदरूनी खूबी है, वो एक्सटर्नल खूबी नहीं होती, इंटरनल होती है हमारी कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कैपेबिलिटी नहीं आएगा, ए, बी, सी और डी हमारे आएंगे और इसी के बेसिस पे करेक्ट आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो आई थिंक थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये सवाल को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आज का जो पेपर आ रहा है उसमें सवाल आपके कहीं से भी कैसे भी उठ के आ रहे हैं और उसके लिए जरूरी है कि आपका माइंड शार्प हो, उसी समय सोच के एनालाइज करके आंसर लगा सके, ये चीज बहुत जरूरी हो चुकी है।
और इसके लिए रिक्वायरमेंट है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की, जो कि आपको करनी चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे फिलहाल है ऑप्शन नंबर 1 का। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, which of the following focus of OD interventions are relevant if the nature of intervention is structured? तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई इंटरवेंशन है, तो कहा गया कि अगर वो आपकी स्ट्रक्चर्ड है तो कौन सी आपकी इंटरवेंशन की नेचर यहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगी। देखो, आपकी जो ओडी इंटरवेंशन है वैसे तो जनरली स्ट्रक्चर्ड ही मानी जाती है, बट यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन क्रिएट किया गया स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में। स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन आपकी वो हो जाएगी जिसमें आप हर एक डिटेल को माइन्यूटली प्लान आउट कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी इंटरवेंशन लेकर आ रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड वो होगी जिसमें आपको केवल जनरल आइडिया है कि क्या हमें इंटरवेंशन लेकर आना है, और उसके बेसिस पे आप जो है उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। अगर अब यहाँ पे ऑप्शंस देखें हम, रीऑर्गेनाइजेशन है, टीम डेवलपमेंट है, काउंसलिंग है, वर्क रिव्यू है और एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये सारे तो आंसर हो नहीं सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई तो गलत है ही है। आपको चूज करना है आप कौन से यहाँ पे गलत होंगे। तो अगर आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड है, यानी कि आपकी एक एक चीज प्रॉपरली डिसाइडेड है, आपने माइन्यूटली सब कुछ प्लान किया हुआ है, तो उस केस में आपको इंटरवेंशन लेकर आना है। तो उस केस में जो इंटरवेंशन है वो आप आसानी से लेकर आ सकते हैं। आप आसानी से रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, आप अपने काम के अंदर कुछ रिव्यू करके चेंजेस ला सकते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि सब चीज आपको डिटेल में मालूम है। अगर आपको डिटेल में चीजें ना मालूम हो तो उस केस में फिर आपको लोगों का सहयोग ज्यादा चाहिए होगा। आपको वहां पे जो आपके लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपने साथ कॉपरेट कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनका जो सपोर्ट है वो चाहिए होगा, तभी आप उस इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। खुद से तो आपको हर एक डिटेल मालूम नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड अगर आपका इंटरवेंशन है तो फिर लोगों का सपोर्ट ज्यादा चाहिए। तो टीम डेवलपमेंट और काउंसलिंग जो है ये मेनली हमारे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन से जुड़ सकते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन, वर्क रिव्यू और एमबीओ जो है इसे आप स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन से जोड़ सकते हैं। ए, डी और ई इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। और ये जो सवाल बनाया गया है, एक किताब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई ये किताब है, और ये किताब आपकी लिखी है उदय पारिक और टीवी राव ने। ये किताब के अंदर एक प्रॉपर चार्ट, एक प्रॉपर डायग्राम ऐसे बना के दे रखा है, और उस डायग्राम में बता रखा है कि अगर आपकी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है तो आप क्या फॉलो करेंगे, अगर मिक्स्ड है तो आप क्या फॉलो करेंगे, ऐसे कुछ उस किताब में बता रखा है, और ये सवाल वहां से पिक किया गया है। एज अ स्टूडेंट आपके लिए सारी किताबें पढ़ना इम्पॉसिबल है। हर एक किताब में कुछ कुछ अलग दिया हो सकता है, आपके लिए सारी किताबें पढ़ना इम्पॉसिबल है। एक 400 पेज की किताब में से एक सवाल आ भी गया तो उस सवाल के लिए आप पूरी की पूरी 400 पेज जो है उन्हें रट नहीं सकते हैं। तो हर किताब के पीछे आप नहीं भाग सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएंगे जो कि थोड़े से अलग लगेंगे आपको, और उसमें आपको गैस वर्क का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे हमने कुछ इस सवाल में किया। बट एक बार जो पेपर में सवाल आ चुका है उसको आपको एक बार अब अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि अगली बार भी अगर ऐसा सवाल रिपीट होता है तो फिर आपकी वहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ए, डी एंड ई ओनली। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द गिवन स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो चेंज आता है उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उन स्टेप्स को आपको करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप स्टेप्स को देखेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, डायग्नोसिस, मोटिवेशन, एक्शन अप्रूवल और स्टेबलाइजेशन, और आपको करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बताना है। और अगर आप देखेंगे तो अगर आपको देखना है कि आपके पास लास्ट में कौन सा आ रहा है, तो लास्ट में स्टेबलाइजेशन आना चाहिए, क्योंकि लास्ट स्टेप शुड बी कि आपका जो चेंज है वो स्टेबल हो चुका है, स्टेबलाइजेशन हो चुका है। और ये ई जो है आपको 3 ऑप्शंस में भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बी वाला जो पॉइंट है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें लास्ट में बी आ रहा है और बी है डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस तो शुरू में होना चाहिए, डायग्नोसिस लास्ट में नहीं होगा। तो इसीलिए बी वाले को तो आप शुरू में ही काट सकते हैं, बी वाला आंसर तो आपको नहीं लगाना है, बाकियों में से चूज करते हैं। अब देखो, ई आपका जो है लास्ट में आ रहा है, अब स्टार्टिंग में कौन सा आना चाहिए, उसमें ए, डी और सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, डायग्नोसिस और एक्शन प्रपोजल। एक्शन प्रपोजल, देखो जो आपने एक्शन लेना है वो आपका जो एक्शन लेने वाला काम है वो कहीं ना कहीं बाद में आएगा। शुरू में आप कहीं ना कहीं डायग्नोसिस करेंगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ये काम शुरू में आ सकते हैं, बट एक्शन प्रपोजल शुरू में नहीं आ सकता है। तो डी हमारा शुरू में नहीं आ सकता है, तो डी को यहां से काट देते हैं। अब हमारे पास बचते हैं 2, जो कि हमें यहाँ पे 2 बचते हैं, उन 2 में से हमें चूज करना है। और देखो यहाँ पे पहला वाला है और आखिरी वाला है, और जो यहाँ पे हमारे पास पहला वाला है वो कह रहा है पहले मोटिवेशन आना चाहिए, फिर डायग्नोसिस आना चाहिए, और फिर आना चाहिए हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन,
और फिर हमारे पास आना चाहिए यहाँ पे एक्शन प्रपोजल, और फिर आना चाहिए स्टेबलाइजेशन। डी और ई तो कॉमन है, अब ए बी और सी इनका ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। बी दोनों में ही सेकंड पे आ रहा है, तो आपको चूज करना है कि पहले ए को लगाऊं या पहले सी को लगाऊं। कौन सा पहले पे आएगा, कौन सा तीसरे में आएगा, मोटिवेशन पहले आएगा या मोटिवेशन तीसरे पे आएगा। और साथ ही आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो बच रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्शन शुरू में आएगा या तीसरे में आएगा, इसको लेकर कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोसेस चलेगा ऑर्गेनाइजेशन चेंज का, उसमें सबसे पहले आपके पास मोटिवेशन आना चाहिए या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। देखो जी, सबसे पहले अगर कोई मोटिवेशन आपके पास होगा तभी कोई चेंज की तरफ आप बढ़ेंगे। अपनी लाइफ में भी आप सोचिए कि सबसे पहले आपको कोई मोटिवेशन मिलता है बाहर से, कोई आपको मोटिवेट करता है कि हाँ आपको ये परिवर्तन जीवन में लाना चाहिए, और उस मोटिवेशन के हिसाब से आप चेंज प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। आप डायग्नोस करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, और उस गड़बड़ से जुड़ी हुई और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे एक्शन लेते हैं, और फिर आपका स्टेबलाइज हो जाता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हमारा आएगा डायग्नोसिस, और फिर आप जो प्रॉब्लम है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पे एक्शन प्रपोजल तैयार करके उसे इंप्लीमेंट करेंगे, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड। और इसीलिए करेक्ट सीक्वेंस बनेगी एज पर ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको हैंडल करना था, अप्रोच करना था। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, which one of the following is the characteristic of organizational climate? These are policies that are set forth the organization's beliefs about how the employees and customers are to be treated. तो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट की बात हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और पहला पॉइंट आपको कह रही है पॉलिसीज है जो बताती है कि कैसे आपको एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को ट्रीट करना है। तो क्लाइमेट जो है आपका, वो जनरली कॉडिफाइड नहीं होगा, जनरली वो प्रॉपर पॉलिसीज के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा कि हाँ क्लाइमेट हमारा ऐसा है, ऐसा हम राइटिंग में जनरली नहीं लिख सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल कैसा है उसको राइटिंग में लिखना बहुत मुश्किल है, तो पहला वाला मेरे को कैरेक्टरिस्टिक नहीं लग रहा है। स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिहेवियर एग्जिस्ट, तो स्टैंडर्ड ऑफ द बिहेवियर एग्जिस्ट ऐसा बात कर रहा है पॉइंट नंबर 2, ये कुछ ज्यादा क्लियर नहीं लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। When organizational participants interact with one another, they use common language. जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हम कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी ठीक भी है, गलत भी है, कुछ श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। This is an overall feeling that is conveyed by the physical layout and the way participants interact. तो कहीं ना कहीं मेरे को पॉइंट नंबर 4 जस्टिफाइड लग रहा है कि जो ओवरऑल फीलिंग है, जो हमारा ओवरऑल माहौल रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो हमें देखकर पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल लेआउट कैसे, किस तरीके से आपके जो सीट्स है उनको अरेंज किया गया है, किस तरीके से आपके पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जो फीलिंग है ना, दैट इज द क्लाइमेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पॉइंट नंबर 4 है, दैट इज द बेस्ट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पे बनने वाला है। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का कंसेप्ट मालूम है तो आपको ये चीज मालूम होगी कि ये आपकी ओवरऑल फीलिंग को दर्शाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल माहौल कैसा है, और इसीलिए पॉइंट नंबर 4 को हम आसानी से यहाँ पे मार्क कर सकते हैं एज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, which one of the following organizational aspects will not be included in the self actualization needs? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में आप जानते हैं, इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप परफेक्शन का लेवल है वो अटेन करना चाहते हैं। तो एडवांसमेंट, जॉब चैलेंज, स्टेटस, सेल्फ इमेज, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो आई थिंक क्लियरली आप ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके स्टेटस से जुड़ी हुई बातें होती है वो हम आसानी से यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो आप अपनी एस्टीम नीड से जोड़ सकते हैं। आपका स्टेटस आपकी एस्टीम नीड से जुड़ा होगा, और आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा, और मुझे लगता है आपने लॉजिकली सोचकर ये निकाल लिया होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोपिंग मैकेनिज्म इफ द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर। तो देखो हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं, आपको उनको टेकल करना रहता है, ठीक है जी। और आपकी डिपेंडिंग ऑन कि किस वजह से रेजिस्टेंस हो रही है, आप अकॉर्डिंगली एक कोपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो अलग अलग सोर्सेज के लिए आपके पास अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म यहाँ पे रहते हैं। अगर आपका जो सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है इट इज द फियर ऑफ लॉस ऑफ पावर,
आपके जो एम्प्लॉइज है वो चेंज को इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है उनकी पावर चली जाएगी। तो आपको इनमें से क्या करना चाहिए? एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द टॉप, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन, रोल रीडेफिनेशन एंड रीओरिएंटेशन। देखो आपको इनमें से रोल रीडेफिनेशन एंड रीओरिएंटेशन करना चाहिए। उनका जो रोल है इस तरीके से रीडिफाइन कीजिए ताकि उनकी जो पावर है वो उनके साथ रहे, उनकी पावर इट शुड स्टे विद देम, उनकी पावर उनसे चली ना जाए, तभी दे वुड coordinate, तभी they would give their entire cooperation in this introduction of the new change in the organization, तभी आप रेजिस्टेंस को खत्म कर पाएंगे। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो सवाल है यहाँ पर, a tennis player slams his tennis racket to the ground when disappointed with his game. In the above example, tennis player exhibits which of the following defense mechanism to handle frustration? एग्रेशन, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन। क्लियरली आपका जो टेनिस प्लेयर है वो यहाँ पे अग्रेशन शो कर रहा है, तो आपका जो आंसर है सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों सवाल है अगला हमारे पास, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमारा जो इंडिविजुअल है किस तरीके से बिहेव करेगा उसके पीछे क्या क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, किन किन चीजों को आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ले सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल आप समझ रहे हैं कि कुछ कुछ हमारे माइंड से जुड़े हुए, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स की बात हो रही है। तो परसेप्शन क्या हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा? हाँ, किस तरीके से हम परसीव कर रहे हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल। इमोशनल इंटेलिजेंस, वैल्यूज, इकोनॉमिक स्टेटस और एटीट्यूड, ये आपको ऑप्शन और दे रखे हैं। अभी यहाँ पे ना मैं पक्का पक्का से एलिमिनेट कर सकता हूँ मेरे इकोनॉमिक स्टेटस को, कि इकोनॉमिक स्टेटस तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में नहीं आएगा। तो डी वाले को काट दिया तो 3 वाला पॉइंट तो यहाँ पे कट जाता है। परसेप्शन मुझे लग रहा है पक्का पक्का आना चाहिए, और इसके अलावा एटीट्यूड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो भी मुझे लग रहा है पक्का पक्का से यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड जो है आपका किसी के प्रति बनता है वो आपके माइंड में बन जाता है कि आपका इस चीज के प्रति क्या एटीट्यूड यहाँ पे होने वाला है। और अगर ए और ई मुझे पक्का पक्का लग रहा है और डी लग रहा है नहीं आएगा, तो मैं मैच करूंगा, मार्क करूंगा ऑप्शन नंबर 2 को, ए, सी एंड ई। तो आपके जो वैल्यूज हैं, आपकी परसेप्शन है, आपका एटीट्यूड है, उसे आप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ले लेंगे, और इकोनॉमिक स्टेटस और इमोशनल इंटेलिजेंस को आप यहां से एक्सक्लूड कर देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स? तो सक्सेसफुल लीडर्स के क्या ट्रेड्स, क्या खूबियां यहाँ पे होने वाली है? क्रिएटिव, असर्टिव, परसुएसिव, डिसिसिव और सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो आपको यहाँ पे लगेगा ये सारी चीजें जो है वो सक्सेसफुल लीडर्स में होनी चाहिए, और बिल्कुल मुझे भी यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है। बट यहाँ पे ऑप्शंस देख के लग रहा है कि नहीं, सारे तो चूज नहीं हो सकते, आपको कुछ ना कुछ एलिमिनेट करने ही पड़ेंगे। बट एलिमिनेशन कैसे हो ये करना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा सर्च किया कि कौन से ट्रेड को कंसीडर करे, किसको ना करे। तो इवेंचुअली जाकर मुझे यहाँ पे क्लासिफिकेशन मिला जिसमें हमारे जो लीडर्स हैं उनके ट्रेट और उनके स्किल्स दोनों को बाइफरकेट किया हुआ था। तो उसमें बता रखा था कि कौन से ट्रेट में आएंगे और कौन से स्किल के अंदर आएंगे। जैसे वहां पे बता रखा था कि आपके जो असर्टिवनेस, डिसिसिवनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये आपका ट्रेट में आएगा, और क्रिएटिवनेस और परसुएसिवनेस ये आपका स्किल्स में आएगा। तो ऐसा यहाँ पे बता रखा था। तो क्रिएटिविटी और परसुएसिवनेस ये आपका स्किल है, ना कि ट्रेट, और इसी के बेसिस पे इन्होंने जो आंसर दिया था वो ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे दिया था। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा जो लिस्ट है जो ट्रेड्स और स्किल्स का, जो कि मुझे उस बुक के अंदर मिला, वो इंक्लूड कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड्स और स्किल्स की डिस्टिंक्शन दी गई है अकॉर्डिंग टू यूक्ल, या ये कोई ऑथर है जिन्होंने ऐसी कोई डिस्टिंक्शन यहाँ पे बता रखी है, और इस डिस्टिंक्शन को उठा के सीधा सीधा सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया। मेरे हिसाब से सवाल में थोड़ी सी और ज्यादा एम्बिग्युइटी और ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए थी। आपको लिखना चाहिए था कि कौन से ट्रेट है और कौन से स्किल नहीं है, ऐसा कुछ और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते तो हम शायद बेहतर तरीके से डिस्टिंग्विश कर लेते, मैच द फॉलोइंग कुछ बना देते तो शायद हम बेहतर मैचिंग कर पाते। बट अभी इस सवाल में एम्बिग्विटी है, और जिसको ये लिस्ट याद है वही शायद इसका आंसर सही से कर सकता है। तो इस सवाल को आंसर करना मेरे अकॉर्डिंग काफी मुश्किल रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखी है, और प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग के स्टाइल्स दिए गए हैं, और आपको यहाँ पे जो स्टाइल्स दिए गए इनको 2 डायमेंशन पे आपसे पूछा जा रहा है। एक डायमेंशन आपकी जुड़ी है सोचने के तरीके से, और दूसरी डायमेंशन आपकी जुड़ी है टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी से। तो आपका सोचने का तरीका कैसा है? क्या आप लॉजिकल रैशनल तरीके से सोचते हैं, या फिर आप क्रिएटिव तरीके से, इंट्यूटिव तरीके से सोचते हैं? और आपकी टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी हाई है या फिर लो है? इन डायमेंशंस को जोड़कर हमारे पास 4 लीडरशिप के स्टाइल्स बन जाते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं डायरेक्टिव स्टाइल वाले लोगों की, तो डायरेक्टिव स्टाइल वाले जो लोग होंगे वो अपने डायरेक्शंस जो है वो देना पसंद करेंगे, वो सीधा सीधा चलना पसंद करेंगे, उनको एम्बिगुइटी यहाँ पे चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, उनको नहीं चाहिए होगी, और वो रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से सीधा सीधा चलना यहाँ पे पसंद करेंगे। वो क्रिएटिविटी और इंट्यूशन इन सब चीजों को इतना प्रेफर नहीं करेंगे, तो आपका A3 से मैच हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे एनालिटिकल स्टाइल। देखिए एनालिटिकल स्टाइल के अंदर भी जो लोग हैं वो एनालिसिस वाले होने वाले हैं, तो प्रॉपर एनालिसिस करके ये लोग यहाँ पे चलने वाले हैं। और अगर प्रॉपर ये एनालिसिस वगैरह करने वाले हैं तो एनालिसिस करके इनकी कोशिश रहेगी कि रैशनल तरीके से डिसीजन लिया जाए, ना कि यहाँ पे कोई हम इंट्यूटिवनेस या फिर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ डिसीजन ले ले। तो आप बी को भी यहाँ पे 4 से मैच कर सकते हैं। वैसे भी A3 B4 ये आपके 1 और 2 में आ रहा है, बाकी तो यहाँ पे कैंसिल आउट ही हो जाते हैं। अगर आपको A3 पकड़ लिया आपने तो फिर B आपका 4 ही बनेगा। इसके बाद आपको C और D की मैचिंग यहाँ पे करनी है। तो जो कंसेप्चुअल स्टाइल वाले लोग हैं और जो बिहेवियरल स्टाइल वाले लोग हैं, अब उनकी बात हो रही है। तो कंसेप्चुअल स्टाइल वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे जो भी आपका सिचुएशन अराइज हुई है वहां पे उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज वगैरह भी करने वाले हैं, और आपके जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको देखेंगे और उनका एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर लेते हैं। जो बिहेवियरल स्टाइल वाले लोग होते हैं वो लोगों के साथ मिलकर डिसीजन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ऐसे बिहेवियरल स्टाइल वाले लोग होते हैं, तो जो मिलकर डिसीजन लेना पसंद करते हैं तो उनको यहाँ पे पसंद है कि एम्बिगुइटी कम से कम रहे, सब लोगों के साथ मिलकर डिसीजन ले लिया जाए और सब लोगों की क्रिएटिविटी को अकाउंट फॉर कर लिया जाए। तो डी आपका 2 से मैच हो जाएगा और सी जो बचा है आपका ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी मैचिंग होगी जी इस क्वेश्चन की, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है उसका यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है और यहाँ पे 2 लिस्ट हमें दे रखी है। कैटल के पर्सनालिटी फैक्टर्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो अगर आप इन पर्सनालिटी फैक्टर्स को देखेंगे तो सोशल बोल्डनेस, एब्स्ट्रैक्टेडनेस, प्राइवेट और परफेक्शनिज्म, ये आपको फैक्टर्स दे रखे हैं। और इसी के ऑपोजिट आपको बायपोलर डायमेंशन दे रखी है। तो आपको इन फैक्टर्स को इन बायपोलर डायमेंशन से मैच यहाँ पे करना है। तो बायपोलर डायमेंशन का मतलब है कि आपको 2 ऑपोजिट चीजें यहाँ पे बता रखी होंगी। जैसे आपको यहाँ पे पहले ही बता रखे इमेजिनेटिव और प्रैक्टिकल। तो कुछ लोग होते हैं जो कि सोच विचार में ज्यादा डूबे रहते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये 2 ऑपोजिट डायमेंशंस हमारे पास हो गई। तो कौन सी डायमेंशन को किस फैक्टर से आप जोड़ने वाले हो, ये चीज आपको यहाँ पे मैच करनी है। तो सबसे पहले है जी सोशल बोल्डनेस की, कौन से लोग बोल्ड होंगे। मतलब बोल्डनेस एक फैक्टर है, तो उसमें जो कम बोल्ड होंगे और ज्यादा बोल्ड होंगे वो डायमेंशन आपको पहचाननी है। तो बोल्डनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो वेंचरसम और टिमिड है, वेंचरसम आपके ऐसे लोग हो गए जो कि बहुत ही आपके दबंग तरीके के लोग हो गए, जो कि नई नई चीजों में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बहुत ही बोल्ड तरीके के लोग हैं। और टिमिड आपके हो गए जो लोग शाई है, नर्वस फील करते हैं। तो आप सोशल बोल्डनेस को इससे यहाँ पे 4 वाले पॉइंट से मैच कर सकते हैं। इसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्टेडनेस हो गया। तो कुछ लोग बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, मतलब वो ज्यादा इमेजिनेशन वगैरह में रहते हैं, और कुछ लोग एब्स्ट्रैक्टेडनेस को बहुत कम रखते हैं और ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ के अंदर। तो इसे आप नंबर 1 वाले पॉइंट से मैच कर सकते हैं। इसके बाद है प्राइवेट। तो कुछ लोग ज्यादा अपने अपने में रहते हैं, चीजें किसी को शेयर नहीं करते, और कुछ लोग सीधा सीधा सब चीजें किसी किसी को सीधा सीधा उसके मुंह पे ही बता देते हैं। तो कुछ छुपाते नहीं है, सारी बातें सीधी सीधी सामने बोल देते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रूड होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल सीधे फोर्थ राइट होते हैं, जो कि सारी बातें एकदम से बता देते हैं, कुछ छुपा के नहीं रखते, प्राइवेट नहीं रहते हैं। इसके बाद है परफेक्शनिज्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चीजों को कैजुअल तरीके से हैंडल करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि हर काम को परफेक्टली करना चाहते हैं, वो कंट्रोल लोग यहाँ पे हो जाएंगे, जो कि अपने कंट्रोल में चीजों को रखना चाहते हैं। दे वांट टू बी परफेक्ट। ठीक है, तो आपकी जो हमने पर्सनालिटी फैक्टर्स है उनको डायमेंशन से मैच कर लिया इस तरीके से। और मेरे ख्याल से अगर आपने ये पर्सनालिटी फैक्टर्स और डायमेंशंस को घर से रट्टा नहीं भी लगाया हुआ है, तो भी एग्जाम में जाकर आप थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे तो भी शायद आप अपना आंसर मैच कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर्स और आपकी जो बायपोलर डायमेंशंस है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी कर दी है। तो अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट दी गई है, व्हेन आई से दैट आई लाइक माय ऑर्गेनाइजेशन, आई एम एक्सप्रेसिंग एन एटीट्यूड टुवर्ड्स माय ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो आपका जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा किसी भी चीज के टूवर्ड्स होता है। तो एटीट्यूड इज अ प्री डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल वे टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट और पर्सन इन वंस एनवायरनमेंट। तो आपका एटीट्यूड हमेशा किसी के प्रति होगा, किसी पर्सन के प्रति, किसी थिंग के प्रति आपका एटीट्यूड यहाँ पे होने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है।
दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहे हैं कि वी कैन कंट्रोल अवर बिहेवियर इन अ वे दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट अवर बिलीव्स एंड वैल्यूज। तो आपका बिलीफ और वैल्यू सिस्टम किसी और तरीके का हो सकता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको वेस्टर्न कल्चर में जैसे शादियां होती हैं, जिस तरीके से लोग लोग रहते हैं, आपको वो पसंद ना हो। बट अगर आपके मान लीजिए कोई फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई रिलेटिव्स के अंदर कोई ऐसी मैरिज हो रही है जिसपे आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा और अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो यस, यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल योर बिहेवियर। और ऐसे ही जब आप एक क्लासरूम के अंदर होते हैं, एक डाइवर्स ग्रुप के अंदर होते हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अगर आप होते हैं, तो वहां पे भी अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। तो हो सकता है आपको किसी का बैकग्राउंड, किसी कोई पर्सन जो है उसका जो वैल्यू सिस्टम है आपको वो पसंद ना हो, बट आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो चीज आप रिफ्लेक्ट ना करें। तो यस, यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल योर बिहेवियर। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए, तो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ द स्ट्रेस। तो यहाँ पे एक्यूट स्ट्रेस, इंपोर्टेड स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस और यू स्ट्रेस। तो अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग तरीके का स्ट्रेस हमें देखने को मिलता है। हमारे पास हो सकता है एक्यूट स्ट्रेस हो, एक्यूट स्ट्रेस आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है। और हो सकता है हमारे पास क्रॉनिक स्ट्रेस हो, यह आपका लंबे समय तक चलता है। अगर हम यू स्ट्रेस की बात करें तो यू स्ट्रेस आपका पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है, और अगर हम डिस्ट्रेस की बात करते हैं जो कि ऑपोजिट है, तो ये आपका एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस ये देखने को मिलते हैं, यू स्ट्रेस देखने को मिलता है, इसके साथ में एक डिस्ट्रेस भी देखने को मिलता है जो कि इसका ऑपोजिट है। यू स्ट्रेस आपका अच्छा वाला स्ट्रेस होता है, अगर इतना स्ट्रेस है आपको तो आप अच्छा काम करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो इट टर्न्स टू डिस्ट्रेस, जिससे आप एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा। इंपोर्टेड स्ट्रेस वाली टर्मिनोलॉजी देखने को नहीं मिलती है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, हॉफस्टेड्स डायमेंशंस ऑफ कल्चर वर बेस्ड ऑन अ स्टडी कंडक्टेड एट। कहां पे स्टडी किया था हॉफस्टेड ने? तो प्रोफेसर गर्ट हॉफस्टेड, उन्होंने एक कल्चरल डायमेंशंस मॉडल हमें प्रेजेंट किया है और उन्होंने अलग अलग कल्चरल डायमेंशंस हमें बताई हैं। उन्होंने बेसिकली हमें 6 कैटेगरीज बताई हैं जो कि आपके कल्चर को डिफाइन करती हैं। और ये जो उन्होंने बनाई है, दिस वाज बेस्ड ऑन द स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड एट आईबीएम। आईबीएम के अंदर जो लोग काम कर रहे थे 50 से ज्यादा कंट्रीज में, उनको उन्होंने स्टडी किया और उसके बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने अपनी जो डायमेंशंस हैं वो प्रोवाइड करी थी, प्रेजेंट करी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका जो बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, आईबीएम। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी हैं। लिस्ट 1 में आपका ओबी का एम्फेसिस है और लिस्ट 2 में है आपके रिलेटेड डिसिप्लिन्स। यहाँ पे हमें मैक्रो अप्लाइड, माइक्रो अप्लाइड, मैक्रो थ्योरेटिकल, माइक्रो थ्योरेटिकल देखने को मिल रहा है। और डिसिप्लिन्स में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, बिहेवियर, एचआरएम और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर अभी यहाँ पे हमें इनकी मैचिंग करनी है तो उसके लिए प्यारे दोस्तों एक मैट्रिक्स है जो फ्रेड लुथेंस की ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की किताब में आपको देखने को मिलता है। एक बहुत ही पॉपुलर किताब है, इंटरनेशनल लेवल की किताब है। और उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया जाता है जो भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा उन्होंने यहाँ पे मैट्रिक्स बना रखा है, और इस मैट्रिक्स के जो यहाँ पे डायमेंशंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने नीचे रखा है आपके माइक्रो को, माइक्रो लेवल पे आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैक्रो ओवरऑल आप बात कर रहे हैं, और यहाँ पे रखा है अप्लाइड और थ्योरेटिकल को। थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकल चीजें हैं, प्रिंसिपल्स हैं कुछ, और अप्लाइड मतलब आप उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। और अभी हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने डिसिप्लिन को यहाँ पे डाला हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, तो उसे इन्होंने यहाँ पे डाला है। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थ्योरेटिकल नेचर का है, ओवरऑल हम जनरल बातें करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उनकी थ्योरी के बारे में। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी मैक्रो थ्योरेटिकल में आता है। उन्होंने कहा कि थ्योरी को जब हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए हमारा जो ओडी है वो यहाँ पे आ जाता है। तो डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो थोड़ा सा अप्लाइड नेचर का हो जाता है। इसके बाद उन्होंने डाला एचआरएम को और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को यहाँ पे डाला
उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को डाला कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का बिहेवियर जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे जो क्या थ्योरेटिकल साइंस है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा माइक्रो लेवल का थ्योरेटिकल सा कंसेप्ट हो जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्होंने यहाँ पे डाला कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ आपको यहाँ पे डील करना है, तो दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड और मोर प्रैक्टिकल। तो इस तरीके से इन्होंने एक मैट्रिक्स हमें बना कर दी है, और ये मैट्रिक्स से ही यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा रहा है। आपकी जो मैचिंग यहाँ पे बन रही है, आप देख सकते हैं कैसे बन रही है। दिस इज एज पर ऑप्शन नंबर 2। आपका जो मैक्रो अप्लाइड है, आप देख सकते हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के साथ मैच हो रहा है। माइक्रो जो आपका अप्लाइड है, वो आपका जो मैच हो रहा है एचआरएम के साथ मैच हो रहा है। मैक्रो थ्योरेटिकल आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के साथ मैच हो रहा है, और माइक्रो थ्योरेटिकल जो है प्यारे दोस्तों वो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो अगला सवाल है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमें करनी है। और यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल की टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स किसने दी हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड देखने को मिल रहा है। बैलेंस स्कोर कार्ड आपको कैप्लन एंड नॉर्टन, रॉबर्ट कैप्लन एंड डेविड नॉर्टन इन्होंने दिया था। तो आप इसे तो सीधा सीधा यहाँ पे मैच कर ही सकते हैं। आपका जो ए वाला पार्ट है वो आपका ये फोर्थ वाले से मैच हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जो कि स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी ने हमें दिया था, तो बी को आप 3 से मैच कर सकते हैं। और इसके बाद है आपका VRIO फ्रेमवर्क। तो ये बेसिकली जो आपका फ्रेमवर्क है ये आपको जे बार्ने ने दिया था, और यहाँ पे आप इसकी जो मैचिंग कर सकते हैं वो ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 1 से कर सकते हैं। तो VRIO फ्रेमवर्क आपको कहता है कि आपकी कंपनी के पास अगर रिसोर्सेज होंगे जो कि वैल्यूएबल हैं, रेयर हैं, इनइमिटेबल है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो फिर आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद है बिजनेस इंटेलिजेंस, जिसकी यहाँ पे जो डेफिनेशन दी थी वो हावर्ड ड्रेसनर ने हमें दी थी। तो बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जिससे आप आपके जो बिजनेस है उसको बेहतर बना सकते हैं। आपकी जो भी फैक्ट्स वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए बेहतर डिसीजन लेने के लिए, तो ये सब चीजें बिजनेस इंटेलिजेंस में आ जाती हैं। तो आई थिंक अगर आपको सारे नहीं भी पता थे, बैलेंस स्कोर कार्ड वाला अगर आपको पता था, या फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाला अगर आपको पता था, तो इन्हीं से आपके आंसर तक आप पहुंच सकते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलो अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव आना है, चेंज आना है, और चेंज हमारा इंटरनल भी हो सकता है। इट मे बी बेस्ड ऑन द इंटरनल फैक्टर, इंटरनल कॉजेस, और इट मे बी ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉजेस कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव चेंज करना पड़ रहा है। मैनेजीरियल बिहेवियर, तो मैनेजीरियल बिहेवियर इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? मैनेजर्स तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल होते हैं, तो इंटरनल होना चाहिए। चेंज इन लीडरशिप, तो लीडरशिप अगेन इट इज एन इंटरनल फैक्टर, तो इंटरनल होना चाहिए। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी वर्कफोर्स है इट इज डेफिनेटली और इंटरनल। इसके बाद है चेंज इन एम्प्लॉय एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, आपके एम्प्लॉय और आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही है। तो एम्प्लॉय को तो आप एक बार ही कह भी सकते हैं कि इंटरनल हो सकता है, बट कस्टमर्स तो आपके बाहर वाले ही होने वाले। तो दिस is to be an external change, external factor, external force which would lead to organizational change। तो अगर आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस में चेंज हो रहा है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस ऑफ ओडी इंटरवेंशंस आर रिलेवेंट इफ द नेचर ऑफ इंटरवेंशन इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ इंटरवेंशंस लेकर आनी पड़ सकती हैं। तो कौन सी इंटरवेंशन आपके लिए रेलेवेंट रहेगी अगर आपका ये जो नेचर ऑफ इंटरवेंशन है वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है? तो आपका जो इंटरवेंशन है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। और ये जो इंटरवेंशन है इसको लेकर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि हमें दिया है पारीक जी ने। इनका नाम अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एक मैट्रिक्स उन्होंने प्रोवाइड किया है, और इस मैट्रिक्स को लेकर अक्सर एग्जामिनेशन में सवाल आ जाता है। ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, तो इसे मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। तो हमारे पास जो इंटरवेंशन है दैट कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एज वेल। तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि आप जो इंटरवेंशन लेकर आ रहे हैं उसके लिए आपने प्रॉपर प्रोसीजर्स बनाए, प्रॉपर तैयार किया कि कैसे आपका स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस लेने वाला है उस इंटरवेंशन को लेकर आने के लिए।
अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि आपने कोई स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तैयार नहीं किए हैं, आपने टीम पे छोड़ दिया या फिर टीम के अंदर जो लोग हैं उन्हीं को यहाँ पे एम्पावर कर दिया कि आप देखो ये ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करनी है, ये इंटरवेंशन लेकर आनी है, तो आप खुद इस इंटरवेंशन को लेकर आओ, इंप्लीमेंट करो। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर कौन सी इंटरवेंशंस आपको देखने को मिल रही हैं। तो अभी सवाल आपसे अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में पूछ रहा है। तो अनस्ट्रक्चर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड में हमारे पास टीम डेवलपमेंट आ रहा है, इंटरनल फैसिलिटेटर आ रहा है। अगर आपने टीम पे खुद छोड़ दिया कि वो इंटरवेंशन को खुद लागू करें, तो आपकी टीम की डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है ताकि वो चीजों को समझ सके और खुद से इंप्लीमेंट कर सके। आप इंप्लीमेंटेशन के लिए एक इंटरनल फैसिलिटेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं है, फैसिलिटेटर खुद जाकर वहां पे इस इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा। इसके बाद है काउंसलिंग और कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो आप कोई काउंसलर अपॉइंट कर सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं और झगड़ों को रिजॉल्व करने के लिए आप कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल फैसिलिटेटर वाला जो पॉइंट है, काउंसलिंग वाला जो पॉइंट है और टीम डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट है वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन के अंदर आ जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ये टेबल प्यारे दोस्तों एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आप जरूर एक बार याद करना, अच्छे से देख कर जाना आपके एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि काफी चांसेस है कि दोबारा भी इस पे कोई सवाल देखने को आपको मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मोटिवेशनल फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग। तो प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हर्सबर्ग है उनकी मोटिवेशन थ्योरी की बात चल रही है, और इन्होंने दो फैक्टर्स का जिक्र किया था, एक आपके हाइजीन फैक्टर्स थे और एक आपके मोटिवेशनल फैक्टर थे। तो हाइजीन फैक्टर आपके बेसिक फैक्टर्स है जो कि किसी काम में होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, अगर ये है तो मोटिवेशन पे इसका इफेक्ट नहीं है। अगर हम मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो दे आर द रियल फैक्टर्स विच आर गोइंग टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय, इनका होना जरूरी है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि कौन से मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है जो सवाल पूछ रहा है, तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें रीड आउट कर लेते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो आपके आपस में रिलेशंस हैं, पीयर्स के साथ रिलेशन है, वर्कर के आपस में रिलेशन है, इट इज अ हाइजीनिक फैक्टर। वर्क इटसेल्फ, इट इज अ मोटिवेशनल फैक्टर। एडवांसमेंट, आपकी जो एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कैरियर में एडवांस कर रहे हो, दैट इज मोटिवेशनल फैक्टर। अचीवमेंट इज अगेन अ मोटिवेशनल फैक्टर। आपका जो सैलरी है, इट इज अ हाइजीन फैक्टर। तो ए और ई जो है दे आर नॉट मोटिवेशनल, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ appropriateness of the organizational goals and how well these goals are being met, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अप्रोप्रिएट हैं और कैसे हम कितने सही तरीके से उन गोल्स को हम मीटअप कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी, सिटीजनशिप, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। देखो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो ये है कि हमने कुछ छुपाया नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। तो ये तो इससे नहीं जुड़ा हुआ, स्टेटमेंट से नहीं जुड़ा हुआ, गोल्स को मीट करने से नहीं जुड़ा हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजन मानने लगते हैं, एक ऐसा बॉन्ड उनके अंदर बन जाता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का मतलब यही होता है कि आप अपने गोल्स को मीट कर पा रहे हो, जो भी गोल्स आपने तय किए हैं आप उन्हें मीट कर पा रहे हो। इफिशिएंसी का मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से मीट कर रहे हो, यू आर मीटिंग योर गोल्स बट यू आर कंसीडरिंग कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, कम से कम रिसोर्सेज में गोल अचीव हो जाए। तो ऐसा फोकस होता है एफिशिएंसी का। तो अभी आई थिंक 1 और 2 को तो आपने एलिमिनेट कर लिया होगा, 3 और 4 में शायद कंफ्यूजन होगा। अगर एफिशिएंसी आंसर बनता तो यहाँ पे आपका कुछ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जिक्र जरूर किया होता, बट ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 बनेगा। वी आर बीइंग इफेक्टिव बाय अकम्प्लिशिंग आवर गोल्स। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर रहे हो तो इट मींस ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव। एफिशिएंसी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल में आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 के अंदर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चेंज का जो कंसल्टेंट है उसके फंक्शन है, और लिस्ट 2 में उसका कुछ रोल दे रखा है। तो फंक्शंस में हमारे पास ट्रांसेंडिंग है, प्रोसेस फैसिलिटेटिंग है, शॉक अब्सॉर्बिंग है और रिसोर्स शेयरिंग है। तो अभी जी प्यारे दोस्तों, देखते हैं कैसे कैसे मैचिंग हमें यहाँ पे इनकी सही से करनी है।
तो ट्रांसेंडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है जो ऊपर उठ गया है, सब चीजों से ऊपर उठ गया है, आप बड़ा वाला अप्रोच कंसीडर कर रहे हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कंसीडर कर रहे हैं, तो उसे हम ट्रांसेंडिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे तो उसके अंदर ओवरऑल की जो बात हो रही है वो पॉइंट नंबर 3 में हो रही है, टेक्स एन इंडिपेंडेंट ओवरऑल व्यू, बड़ा व्यू कंसीडर कर रहा है, छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, ओवरऑल व्यू को कंसीडर करते हैं आपके चेंज कंसल्टेंट। तो ए को 3 से मैच कर सकते हैं, और देखिए मजे की बात, ए को 3 से तीन स्टेटमेंट्स में मैच, तीन ऑप्शंस में मैच किया हुआ है, इसके बेसिस पे आंसर तो नहीं बन सकता अपना कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रोसेस फैसिलिटेटिंग, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज कंसल्टेंट है वो जो चेंज का प्रोसेस है उसे फैसिलिटेट करेगा, उसे बढ़ावा देगा। अब इसके अंदर आप किसे मैच करेंगे, इसको थोड़ा सा मैचिंग में दिक्कत आ रही है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शॉक अब्सॉर्बिंग, अब जब भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है तो लोगों को कुछ शॉक सा लगता है। शॉक ये लगता है कि कुछ नया करना पड़ेगा, नए तरीके से सीखना पड़ेगा, नई चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका ये जो शौक है ना, इसको अब्सॉर्ब कराने में मदद करता है आपका चेंज कंसल्टेंट, लोगों की मदद करता है कि वो रियलिटी को कन्फ्रंट कर सकें, क्योंकि अब नई रियलिटी है, चेंज रियलिटी है, आपको उसे कन्फ्रंट करना है, उसे फेस करना है। तो सी को तो आप 2 से मैच कर सकते हैं, ए को 3 और सी को 2 से अगर हम मैच करते हैं तो ऑप्शन 3 की तरफ हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे जाता है। इसके बाद में रिसोर्स शेयरिंग है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कंसल्टेंट के पास काफी सारे रिसोर्सेज हैं, काफी सारी नॉलेज है जिसे वो शेयर करता है, uses latest knowledge and a wide variety of experiences, तो इसे आप रिसोर्स शेयरिंग से मैच कर सकते हैं। और प्रोसेस फैसिलिटेटिंग फिर आपका ऑटोमेटिकली फोर्थ वाले पॉइंट से मैच हो जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 3। तो देखो ऐसी चीजें आप रट्टा लगा के नहीं जा सकते, याद करके नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा कि हाँ चेंज क्या होता है, चेंज कंसल्टेंट क्या होता है, बट एग्जैक्टली जो वर्ड्स वहां पे मेंशन किए जा रहे हैं आपको उन्हीं को खुद इंटरप्रेट करना है एग्जामिनेशन हॉल में, और अपना आंसर यहाँ पे टिक करना है। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, अगर आप वर्ड्स को समझ पाते हैं तो आपकी दिक्कतें काफी कम यहाँ पे हो सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 आपको कह रही है स्टेटस ऑफ द पर्सन बीइंग परसीव्ड विल ग्रेटली इन्फ्लुएंस द अदर्स परसेप्शन ऑफ द पर्सन। तो मान लीजिए ये पर्सन है, और यहाँ पे ये वाला जो पर्सन है इसे परसीव कर रहा है, ए बी को परसीव कर रहा है। तो स्टेटस ऑफ द पर्सन बीइंग परसीव्ड, तो इसका जो स्टेटस है, इसका स्टेटस क्या है, दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस कि ए कैसे उसे परसीव करता है। तो किसी भी पर्सन की जो आपकी परसेप्शन रहती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द पर्सन। क्या ये चीज सही है? आप किसी हाई स्टेटस वाले पर्सन को देखते हैं, आपकी परसेप्शन अलग होगी, लो को देखते हैं, आपकी परसेप्शन अलग हो सकती है। तो यस, दिस परसेप्शन इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द पर्सन जिसको आप परसीव कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। विजिबल ट्रेट्स ऑफ द पर्सन, तो बी के कुछ विजिबल ट्रेट्स भी हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं, हमें दिख रहा है बी किस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बैठता है। तो क्या ये आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करेगी? यस, ये भी आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर आप देख रहे हैं कि कितना हम्बल तरीके से लोगों के साथ डील कर रहा है, आपकी परसेप्शन अलग होगी। आप देख रहे हैं कितना रूडली लोगों से डील कर रहा है, आपकी परसेप्शन बदल सकती है। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रही है कि विजिबल ट्रेट्स विल नॉट इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ द पर्सन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विजिबल ट्रेट्स हैं उस पर्सन के, दैट विल आल्सो इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ द पर्सन। तो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 जो है यहाँ पे गलत हो जाती है, 1 सही हो जाएगी। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन प्रॉपर ऑर्डर। तो आपके लर्निंग के जो स्टेप्स है उसको प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अब देखो जितने भी ऑथर्स हैं वो सब अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से लर्निंग के जो स्टेप्स हैं उनको सीक्वेंस करने की बात यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएगा उसी को रीड करके कोशिश करनी है कि आप बनाने की कोशिश करें कि क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे ले रखा है एक्वायरिंग नॉलेज, internalization of new knowledge using learning, assimilation, application, self monitored learning। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सोच सकते हो, वरना मेरे साथ साथ यहाँ पे समझ सकते हो। देखो सबसे पहला क्या होगा, आप कोई नॉलेज एक्वायर करेंगे। नॉलेज एक्वायर करना, जैसे लेट सपोज आपने गाड़ी चलाना सीखी, तो आपने गाड़ी चलाने की नॉलेज जो है वो एक्वायर करी। आपको किसी ने गाड़ी सिखाई, आपने वो नॉलेज एक्वायर करी, और उस नॉलेज को अपने अंदर क्या किया, एसिमुलेट किया, उस नॉलेज को रिटेन किया कि कौन से किस चीज से क्या होने वाला है, अगर मैं ब्रेक दबाऊंगा तो गाड़ी रुकेगी, एक्सलरेटर कौन सा है, गियर कैसे चेंज करना है। तो ये सारी चीजें आपने अपने अंदर क्या कर ली, एसिमुलेट कर ली।
और ये वाली जो नॉलेज है ना, अब आपके अंदर इंटरनलाइज हो गई, आपके अंदर ये नॉलेज जो है ना वो बैठ गई है, वो समा गई है। अब इस नॉलेज को आप क्या करने वाले हैं, इस नॉलेज को आप अप्लाई करेंगे और नई सिचुएशंस में अप्लाई करेंगे। आपने अब गाड़ी चलानी सीखी है, लेट सपोज आपने गाड़ी चलानी सीखी थी, कोई छोटी वाली गाड़ी, मारुति की गाड़ी चलानी सीखी थी। अब इस नॉलेज को, इसी लर्निंग को आप कोई बड़ी गाड़ी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई बड़ी होंडा की गाड़ी चला रहे हैं, उस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस नॉलेज को जो आपने एक्वायर किया, आप उसको अप्लाई करते हैं, और ये जो अप्लाई करता है उससे आपकी जो नॉलेज है, आप धीरे धीरे हर सिचुएशन में उसे अप्लाई कर पाते हैं। अभी तो होंडा की गाड़ी चला रहे हैं, कल को जौन सी मर्जी गाड़ी आप चला लेंगे, हर सिचुएशन में आपकी लर्निंग अप्लाई हो जाएगी। और आप उस लर्निंग को क्या करते रहेंगे, सेल्फ मॉनिटरिंग करते रहेंगे। आप देखते रहेंगे कि कोई लर्निंग में चेंज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। हो सकता है बाद में कोई टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आए तो आप अपने लर्निंग को अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। हो सकता है बड़ी गाड़ियों में कुछ अलग से फीचर हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लर्निंग को थोड़ा सा अलग से चेंज कर लेंगे। तो मॉनिटरिंग आप खुद से करते रहेंगे और अपनी नॉलेज में जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो खुद से करते रहेंगे। तो सीक्वेंस हमारी बन गई थी ऑप्शन नंबर 1 वाली। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे पास है मोटिवेशनल थ्योरीज और लिस्ट 2 में हमारे पास है उनके प्रोपाउंडर्स। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम लिस्ट 1 की बात करें, सबसे पहले नीड हायरार्की थ्योरी दे रखी है और हमें क्लियरली मालूम है कि ये थ्योरी हमें मास्लो ने दे रखी है, तो ये आपका 2 से मैच होगा और इसी से आंसर ऑप्शन 2 तो बन ही जाएगा। बाकी 2 फैक्टर थ्योरी आपकी फ्रेडरिक हर्सबर्ग से जुड़ी हुई है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर ब्रूम से जुड़ी हुई है जी आपकी। और इसी के साथ साथ थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जुड़ी हुई है आपकी मैकग्रेगर से। और ये आपकी सारी मैचिंग बन गई ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, लिकट हैड प्रपोज्ड ओनली 6 डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, हु प्रपोज्ड 7 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को लेकर अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, अलग अलग डायमेंशंस की बात उन्होंने करी है। अब कह रहे हैं कि लिकेट ने 6 डायमेंशंस की बात करी थी, किसने 7 डायमेंशंस की बाट करी थी। एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। देखो, लिकेट ने 6 डायमेंशंस की बात करी थी, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, डिसीजन, गोल एंड कंट्रोल की। और लिट्विन और स्ट्रिगर जो है, इन्होंने बात करी थी 7 डायमेंशंस की, जिसमें कंफर्मिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंडर्ड, रिवॉर्ड, क्लैरिटी, वार्मथ, सपोर्ट और लीडरशिप हमारे पास आ जाता है। तो क्लियरली यहाँ पे जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ये वाला सवाल थोड़ा सा फैक्चुअल याद करने वाला हो गया, तो जिसने ये याद किया होगा, पढ़ा होगा, उसने तो आंसर कर लिया होगा। बाकियों के लिए ये चीज थोड़ा सा आंसर करना मुश्किल रहा होगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। Which of the following are the 4 stages of psychosexual development for personality development according to Freud? तो फ्रॉड ने हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेजेस बताई हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस भी उन्हें बोला जाता है। और इसके अंदर कौन सी स्टेजेस आएंगी, 5 दे रखी हैं, 4 कौन सी आएंगी, ऐसा ये सवाल आपसे पूछ रहा है। ओरल, एनल, फेलिक, मेटिकुलस या फिर जेनिटल। तो क्लियरली पता चल रहा है यार, ये मेटिकुलस वाली तो आनी नहीं चाहिए, ये तो कट ही जाना चाहिए और आप आंसर लगा सकते हो ऑप्शन नंबर 2 का। बहुत ही इजी सवाल है। हमारे पास यहाँ पे ये 5 स्टेजेस नॉर्मली देखने को मिलती है, और ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंट और जेनिटल, ये स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। तो मेटिकुलस वाला तो वैसे ही कट हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगला सवाल हमारे पास है। दो स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है। स्टेटमेंट नंबर 1 आपको दे रखी है, The adaptation of leadership styles to different contingencies has been well characterized by Robert Tenenbaum and Warren Schmidt, developers of leadership continuum concept। तो इन्होंने कुछ लीडरशिप कॉन्टिनम का कंसेप्ट हमें दिया है। ऐसा कुछ कॉन्टिनम बनाया हुआ है, उसमें एक्सट्रीम साइड पे रखे हुए हैं। जैसे एक साइड पे पूरा अथॉरिटेटिव लीडरशिप आ गया और एक्सट्रीम साइड पे लेजर्स फेरे लीडरशिप आ गया, जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोल फॉलोअर्स को दे रखा है। तो ऐसे इन्होंने एक्सट्रीम की बात करी हुई है और बीच में अलग अलग हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है इस कॉन्टिनम के ऊपर। तो ऐसा फंडा इन्होंने बता रखा है कि अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अलग अलग जो स्टाइल है वो फॉलो कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे सी लीडरशिप एज evolving varieties of style ranging from one that is highly boss oriented, तो हाईली बॉस ओरिएंटेड हमारे पास जो पूरा ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो गया, टू वन दैट इज हाईली सबऑर्डिनेट सेंटर्ड, तो हमारे पास जो लेजर्स फेरे हो गया वो पूरा सबऑर्डिनेट सेंटर्ड हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्टाइल्स की बात करी हुई है। तो ये स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन गया। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट हियर। ऑप्शन 1 इज द आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर्ग्यूड दैट एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर।
अगर आप ऑप्शंस पढ़ोगे ना वैसी 2, 3 और 4 तो आपको पता लग जाएगा, अरे ये तो मैनेजमेंट का जो कोर प्रिंसिपल्स थ्योरीज है उनसे जुड़े हुए हैं। जो लियोन फेस्टिंगर है ना, ये जुड़े हुए हैं हमारी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस से। आपने ये थ्योरी पक्का से पढ़ी होगी, अगर आपने एटीट्यूड का टॉपिक पढ़ा है उसमें पक्का से 100% पढ़ी होगी। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी कहती है कि आपके एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना उनके बीच में कॉन्सोनेंस रहना चाहिए, डिसोनेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप लेट सपोज आपका एटीट्यूड क्या है, आपको स्मोकिंग के प्रति आपके एटीट्यूड की बात करते हैं, आपको आपको लगता है स्मोकिंग करना जो है ना बहुत ही बेकार है, उससे आपकी जो तबीयत है, हेल्थ है, काफी खराब हो जाती है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं आप स्मोकिंग के अगेंस्ट। और अगर मैं आपका बिहेवियर देखूं तो आप दिन रात स्मोकिंग करते रहते हैं। तो एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना दोनों में अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंस नहीं होगी, आपका एटीट्यूड है स्मोकिंग के प्रति नेगेटिव और आप दिन भर क्या करते रहते हैं, स्मोक करते रहते हैं, तो ये दोनों उल्टे जा रहे हैं ना, तो दिस मींस की डिसोनेंस हो गई। और आप इस डिसोनेंस को किसी भी कीमत पे कम करने की कोशिश करेंगे, या तो अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे या बिहेवियर चेंज करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो एटीट्यूड और बिहेवियर जो है ना वो फॉलो करते हैं एक दूसरे को, ऐसा आर्ग्यू किया फेस्टिंगर ने अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस आर सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज इन विच सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एंगेज इन अ सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट विल लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज से थोड़ा सा वाइडर कंसेप्ट हो जाता है। डेवलपमेंट के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हमारी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको और बेहतर बनाया जा सके, और उसके लिए काफी सारी इंटरवेंशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं, काफी सारे टूल्स टेक्निक्स आप कह सकते हैं अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, एमबीओ, प्रोसेस कंसल्टेशन, बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। द रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस इज क्वाइट एक्सटेंसिव, तो बिल्कुल बहुत सारी इंटरवेंशंस है। दे हैव बीन डेवलप्ड टू सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिलेटेड टू द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी को हम सॉल्व कर सकते हैं इंटरवेंशन से। तो स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब अगला सवाल है आपके पास मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे दे रखी है, और लिस्ट 1 में आपके पास कुछ थ्योरीज है और लिस्ट 2 में उनके प्रोपाउंडर्स हैं। तो मैं जैसी नजर डाल रहा हूँ, मेरी सबसे पहले नजर पता नहीं क्यों 7S अप्रोच पे जा रही है। और 7S अप्रोच मुझे पता है मैकेंजी ने दी है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इस टॉपिक को पढ़ते हैं। और देखो जी, यहाँ पे मैकेंजी को 7S से मैच कर दिया, और उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच की नजर मेरे साथ जो मिल रही है वो एल्टन मायो के साथ जाके जुड़ रही है। तो क्योंकि एल्टन मायो ने कहीं ना कहीं बिहेवियरल अप्रोच की बात करी थी, ये तो आप सभी जानते हैं, काफी पॉपुलर अप्रोच है। और अगर मैं इसी में मैचिंग करनी शुरू कर दूं कि मेरा B4 हो जाए और D1 हो जाए, शायद इसी से आंसर मेरा बन ही जाएगा। और ये आंसर मेरा ऑप्शन नंबर 3 बन रहा है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हेनरी फ्योल से मैच कर देंगे, और सोशल सिस्टम अप्रोच आपके पास बचा उसे आप पेरेटो से मैच कर दीजिए। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, two sets of theories are popular in organizational behavior literature, behavioral and cognitive. Behavioral theory constitutes of, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल लर्निंग और प्रायर लर्निंग। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है ये हमारे लर्निंग टॉपिक से जुड़ा हुआ है, लर्निंग टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल है, मैनेजमेंट के अंदर ये पूछा गया था। और अगर हम बात करें हमारी लर्निंग को लेकर थ्योरीज की, तो बहुत अलग अलग थ्योरीज है हमारे पास। और जब भी हम बात करते हैं थ्योरीज की, तो उसके अंदर देखो क्लासिकल, ओपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, ये सब की तो बात होती है। तो ये वाली थ्योरीज जो है ना काफी पॉपुलर थ्योरीज है हमारी लर्निंग की, और आंसर के अंदर भी यही आ रही है। और ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ना दो यहाँ पे, परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेज और प्रायर लर्निंग, ये वाले जो दोनों ऑप्शंस है दे आर मोर रिलेटेड टू दी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर ऐसा होता है कि आप प्रायर लर्निंग के बेसिस पे कोई बिहेवियरल चॉइस लेते हो, आपको परसीव्ड कॉन्सिक्वेंसेज मालूम होते हैं, यानी कि आपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेज पहले से परसीव किए होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट मिलता है, एंड इट अगेन एड्स टू योर लर्निंग। तो ऐसा कुछ कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर आता है। तो ए, बी और डी जो है ना हमारे, दे क्लियरली फॉर्म पार्ट ऑफ द बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज, और इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन यूजीसी नेट मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको
सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। एंड एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की और जानकारी के लिए हमारा जो ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है आप वो भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।